तो ईटी नाउ स्वदेश के 2 साल पूरे हो गए हैं और 2 साल पूरे होने के मौके पर तमाम दिग्गजों की बधाइयां हमारे पास आ रही हैं, लेकिन असली जमावड़ा होगा कल, जब इक्विटी, कम्युनिटी, पर्सनल फाइनेंस या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस न्यूज के जितने भी आयाम हो सकते हैं उनसे संबंधित जितने भी बड़े नाम हैं, सभी चेहरे कल ईटी नाउ स्वदेश पर मौजूद होंगे और बाजार में, स्टॉक्स में, कमोडिटी बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में आपकी यहां से रणनीति बनाने में मदद करेंगे। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक के सत्र में परिवर्तन बहुत कुछ खास नहीं है। संघर्ष वही है निफ्टी के लिए 19,500 को होल्ड करने की और अभी तक उसमें कामयाबी मिली है। रिकवरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वेटेज वाले जो बड़े शेयर हैं वहां से कोई हम संभलने के संकेत नहीं देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस 1% से के आसपास की कमजोरी हम शेयरों में देख रहे हैं। कंजम्पशन वाले खेमा या फिर कंज्यूमर फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं वहां पर हम आज तेजी देख रहे हैं। एल&टी टॉप गेनर है, करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। नए सीएमडी ने पदभार संभाला है, कहा है कि कर्मचारी फ्यूचर रेडी रहे, इसके चलते यह शेयर चल रहा है, नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। बाकी अगर हम कंज्यूमर से रिलेटेड अगर हम शेयरों की बात करें तो टाइटन, बजाज फाइनेंस, ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे और कुछ बाइंग हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की आईटी स्टॉक्स में भी आ रही है। लेकिन प्रेशर कहां से है? प्रेशर है एनर्जी पैक से पूरा का पूरा। आप देखिए ओएनजीसी भी कमजोर है, 3.5% के आसपास की गिरावट है। आयशर के जो नंबर्स आए थे जो बिक्री के थोड़े से कमजोर साइड पर थे, वो शेयर पिट रहा है, करीब 3% के आसपास की कमजोरी है। बीपीसीएल कमजोर है। मारुति के थोड़े से कमजोर बिक्री आंकड़े आए थे सितंबर के, जो इन्होंने नंबर अपने जारी किए। मारुति के शेयर पर प्रेशर दिख रहा है। लेकिन 19,500 आज क्या बचेगा? घंटे भर के आसपास सत्र रह गया है। डिम्पी, आप जरा डेटा चेक करके बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं 19,500 से 700 क्या यही रेंज रहेगी और क्या कुछ दिन तक ये रेंज चलेगी? हम पूरे हफ्ते की मान के चलें तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ रेंज ये ही रहेगी जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। कोई बड़ी पोजीशंस आएगी नहीं। ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई दमदार तरीका दिख नहीं रहा। लीडरशिप एब्सेंट है। एफआईज की होल्डिंग कम हुई है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत एक्साइटेड है। हाँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे फिर बाजार का टूट जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं। मार्केट की एक बहुत अच्छी आदत है जो पिछले 15-20 दिनों में उसने बनाई है, उसको एक शब्द में हम डाल सकते हैं, डेट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। मार्केट क्या करता है? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने लेवल्स के अंदर, क्योंकि ओवरऑल हम बुल रन में हैं। ओवरऑल हम वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज में से एक है जिसमें 6% का भी ग्रोथ दिखेगा। तो जो मैक्रो इंडिकेटर्स है वो आपके हक में खड़े हैं, इसलिए मार्केट क्या करता है? हर नेगेटिव खबर को एब्जॉर्ब करता है। पहला और अभी में जो फर्क आया वो थोड़ा लिक्विडिटी का फर्क है। लिक्विडिटी इससे पहले अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अभी लिक्विडिटी को लेकर थोड़ा प्रेशर भी है मार्केट के अंदर और गवर्नर साहब भी 2 पॉइंट कर चुके हैं। अब कंजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कंजम्पशन अच्छी रही तो फिर आप बाजार के अंदर तेजी देखेंगे। कंजम्पशन खराब हो गई तो फिर से दिक्कत आएगी। आपने डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट पूछा, तो मैं आपको जरा एक और दिखाता हूं। जरा निफ्टी की फ्यूचर वाली आप प्लेट दिखा सकते हैं और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट, उसमें 2 चीज आपको नोटिस कराता हूं। सीरीज के शुरुआत में ही ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है वो हाई है, नहीं तो क्या होता है इस तरह के ट्रेड के अंदर ओपन इंटरेस्ट हाई नहीं होता, ओआई चेंज जो है वो हाई है। दूसरा पॉइंट, शुक्रवार को आपको ऐसा लगा कि बाजार अब रुकेगा ही नहीं, बहुत जोर की शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। आज ऐसा लग रहा है कि बाजार चल ही नहीं रहा, तो रुका हुआ है। तो 2 ही दिन में मार्केट ने बिल्कुल रिवर्स नेचर करा, यानी कि जितना हम चले उतना ही निफ्टी वापस आ गया है। तो ये बाजार का एक रेंज है, इस रेंज के अंदर अभी आप ट्रेड करना ठीक है तो आप छोड़ दीजिए, नहीं आपको समझ में आ रहा तो फिर आप स्टॉक्स पकड़िए। बोले हमको स्टॉक्स भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, फिर सिर्फ टीवी देखिए बस और कुछ मत कीजिए। बिल्कुल, कई बार ये स्ट्रेटजी भी काम करती है। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, बाजार में अप्लाई होती भी है। तो बाजार जब साइडवेज हो तो जबरदस्ती ट्रेड क्यों लेने? आप 22-24 दिन बाजार खुलता है महीने में, हो सकता है कि 4-5 दिन ऐसे बिल्कुल चले जाएं जहां पर ट्रेड लेने के मौके ना बने। ये स्ट्रेटजी भी ठीक होती है। आप किनारे बैठिए, ध्यान से देखिए, समझिए, हो सके कैश हाथ में रखिए और सही जब मौका है तो उसको वहां पर आप डिप्लॉय कीजिए। ठीक है, चलिए बाजार की जरा स्ट्रेटजी को और विस्तार से समझ लेते हैं और आपके लिए ट्रेड भी जानते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश पालविया हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से और इसके अलावा अंशुल जैन हमारे साथ हैं। राजेश जी, अंशुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे और एक क्विक चेक आपसे निफ्टी पर चाहेंगे। घंटे भर के आसपास का सत्र बचा है राजेश जी,
क्या कोई ट्रेड बनता है यहां से? क्या थोड़ा सा ऊपर जाए निफ्टी, बेच दे, 19,500 के थोड़ा सा और करीब आ जाए, बिल्कुल 19,500 पे आ जाए, क्या खरीद लें? ये ठीक होगा या फिर नो ट्रेड वाले खेमे में आप भी हैं अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, निफ्टी में गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन नो ट्रेड जोन नहीं है। हमें लगता है कि सीरीज में जो अक्टूबर सीरीज की जो शुरुआत हुई है, यहाँ पे 19,500 पे जरूर एक अच्छा पुट बेस है। ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन जो लग रहा था आज ओपनिंग के बाद से, वो नहीं हुआ है। मार्केट ने एक संभलने की कोशिश जरूर करी है, और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक मोमेंटम बना, वो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में अभी भी पार्टिसिपेंट बाइंग साइड की ओर ही यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए रेडी है, और बाइंग साइड का ही यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी में। लोअर साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है स्पॉट के लेवल की अगर हम बात करें तो 19,465 ये लेवल का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। थोड़ा सा अगर 10-15 पॉइंट का डिप मिलता है तो वहां बाय किया जा सकता है, और हमें लगता है ऊपर में 19,600 और 19,650 ये दो लेवल है जो काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। उसके आसपास तक अगर मार्केट आता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि मार्केट में हमें लगता है जो डेटा बने 19,650 के बाद ही हमें कोई एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। जब तक 19,650 को नहीं निकाल पाएगा निफ्टी, ये इसी तरीके का स्ट्रगल यहाँ पे चलता रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है 44,700 स्पॉट पे, ये जब तक नहीं निकलेगा यहाँ पे भी छोटे मोटे जो पुल बैक बन रहे भी रहे हैं वहां पे सप्लाई बनता रहेगा। लेकिन लोअर साइड पे 44,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास आता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है छोटे मोटे पुल बैक के लिए। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में देखें तो पीएसयू बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक एक अभी भी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर से या बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ बाइंग का रुझान तो है। जरूर सारे ही बैंक नहीं मूव हो पा रहे, इसलिए बैंक निफ्टी भी दबाव में है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है छोटे बैंकों में, मिड कैप बैंकों में। ठीक है, 44,100 के आसपास है निफ्टी, बैंक में मौके बनेंगे। निफ्टी के लिए 19,000 हम कह सकते हैं कि 19,625-30 के आसपास जब वहां पर प्रॉफिट टेकिंग की आपके लिए सलाह है, तो ये रणनीति निफ्टी पर होगी, निफ्टी बैंक पर होगी। अब सीधे स्टॉक्स पर आते हैं। राजेश जी, आपसे ही जानेंगे पहले, आपके दो स्टॉक्स कहां पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? बाय के ही सौदे या फिर शॉर्ट के भी कुछ कॉल्स है आपके पास? नहीं अभिषेक जी, बाय के ही सौदे हैं, और उसमें पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है L&T का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे आज के सेशन में भी बनते हुए दिखी है। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो L&T में हमें लग रहा है जिस तरीके की स्ट्रेंथ है यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 3,125 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। L&T बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 3,040 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि DLF, पूरा रियल एस्टेट स्पेस एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। हमें लगता है कि पूरा सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। DLF हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर वीकली चार्ट पे देखें तो लास्ट 2 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखने को मिला है, और DLF ओवरऑल यहाँ पे बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है DLF को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 555 के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 526। और तीसरा स्टॉक इसी सेगमेंट से रिलेटेड LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रही है। LIC हाउसिंग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला। आज के सेशन में लॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक में स्टॉक ने एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले किया है, और जिस तरीके की तेजी यहाँ पे बनी हुई है हमें लग रहा है ये स्टॉक में फर्दर आउट परफॉर्मेंस रहेगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 495 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 473 का। ओके ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये शेयर तो खैर काफी शानदार है, 3% अभी चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 की तरफ बढ़ जाए। 495 आपके लिए टारगेट है। इसका एक और भाई भी है PNB हाउसिंग, एक बार उसको दिखा दीजिए आप, वो भी 6% ऊपर है। आपने एक चीज और गौर की होगी सर, राजेश सर की जो तीनों ट्रेड है ना वो आपस में थोड़ा इंटरलिंक्ड भी हैं। उन्होंने एक DLF बताया जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, LIC हाउसिंग बताया जो कि हाउसिंग को यानी कि रियल एस्टेट को फंड करती है,
उन्होंने L&T बताया जो कि रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शंस के अंदर से जुड़ी हुई है, उनका एक डिवीजन है जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। तो काफ़ी हद तक ये समझा जा सकता है कि जो कमोडिटी बेस्ड हैं, यानी कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स टिपिकली होती हैं, वो अच्छे दिख रहे हैं। आज वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि भारत का FY24 GDP अनुमान वो 6.3% के आसपास है। उन्होंने भी कहा कि घरेलू डिमांड अच्छी बरकरार रहेगी। तो इन 2-3 शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। L&T थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए वित्तीय सलाहकारों को एक बार वापस से कंफर्म कीजिएगा, लेकिन LIC और DLF थोड़ा अच्छा लग रहा है। अंशुल जैन से भी उनके ट्रेड ले लेते हैं। अंशुल सर नमस्ते, बताइए सर आपके सौदे कौन से हैं? नमस्ते डिम्पी जी। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी प्रीवियस वीक लो के आसपास सुबह फेल्ड लो की फॉर्मेशन दिया है और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पहले घंटे की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि लोअर लेवल जो रेंज आपने बताई थी, उसके रेंज के लोअर एंड पे अब बेयर्स को किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रहा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। दोनों साइड में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स थोड़े से मॉर्निंग 1 घंटे जो एकदम से एग्रेसिव शॉर्ट्स थे वो अब ट्रैप दिख रहे हैं। तो एक बार जहां वीवैप के ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लग रहा है कि 44,500 के आसपास होनी चाहिए और परसों के सेशन में निफ्टी की एक्सपायरी 19,700-740 के बीच में होनी चाहिए। तो यहां से मार्केट में हम थोड़ी सी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों बाई कॉल दिया है। पहला है भारती 927 रुपए पे बाई करना है, 920 का स्टॉप लॉस रहेगा, 940 का टारगेट रहेगा। भारती आपको याद होगा तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, इस पे आली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी इसमें बहुत आराम से बनेगी। दूसरा एक मिड कैप स्टॉक है डेन नेटवर्क, इसमें हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर देखें तो एक बड़े राउंडिंग बॉटम से इसने ब्रेकआउट दिया है और प्राइमरी स्टेज है बुल रन की। तो यहाँ से जो भी स्टॉक को थोड़ा सा लंबे समय के लिए रखेगा वो अपनी कैपिटल को डबल और उससे ज्यादा भी कर सकता है। लगभग 50 रुपए के आसपास चल रहा है। हम 85 से 125 के बीच के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन इसमें 125 तक के लेवल मिल जाएंगे। और इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में, कंपनी के क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में सभी को हमने लॉन्ग दिया है 45 रुपीज के आसपास से और सभी के लिए टारगेट 125 रुपए ही हमने बताया है। ये शेयर जो है ना डेन नेटवर्क, मैं इसके साथ बिल्कुल खड़ा हूँगा। हमने 2 दिन पहले इस शेयर को चेक किया था और चेक करने पर हमें भी ऐसा लगा ये इसके पास कैपेसिटी है डबल होने की। अच्छा एक और बात बता दें, हैथवे और डेन रिलायंस ग्रुप ने इसमें स्टेक बाय किए थे। अगर आप रिलायंस ग्रुप के कुछ इसी सेगमेंट से जुड़े हुए 2 शेयर में आपको दिखाना चाहो ना तो वो भी दिखा सकते हैं आप। एक बार जरा दिखाइए डिस्क्लोजर के साथ, नेटवर्क 18 और एक TV18 ब्रॉडकास्ट। दोनों शेयर्स के अंदर आज काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। खबर मार्केट में ये चल रही है कि उनके पास वर्ल्ड कप के राइट्स हैं, तो उसके बाद काफी तेजी से वो शेयर्स चल सकते हैं, थोड़ा री रेट हो रहे हैं। आप देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट 5%, इसी वजह से नेटवर्क 18 भी दिखाइए वो करीब 10% होना चाहिए। तो आज डेन नेटवर्क भी इसी का ही पार्ट है, तो वो भी आज इसी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन है। आपका एक आसान सा तरीका ये भी होता है कि किसी शेयर को पकड़ो या किसी थीम को पकड़ो तो आपको उससे जुड़े हुए बहुत सारे शेयर्स के अंदर एक्टिवनेस देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने आपको लिबर्टी शू, खादिम, बाटा, मेट्रो ब्रांड्स के कुछ एक शूज वाली कंपनी बताए। आज आप देखिए लिबर्टीज बकायदा डेज हाई पे है, 8% ऊपर है ये शेयर। अब हम इसी से शुरू करते हैं, एक काम करते हैं राजेश सर, ये जो 8% आज के पैसे मिले लिबर्टी में सर पूरा बुक करके फ्री हो जाए या फिर अभी 300 की वेट करें, 15 पे और छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो देखिए डिम्पी जी, आज ब्रेकआउट तो काफी इम्प्रेसिव है स्टॉक में। वीकली चार्ट पे देखें तो काफी बड़े टाइम के बाद अब ये स्टॉक ने एक अच्छा सप्लाई जोन का ब्रेकआउट तो दिया है विथ वॉल्यूम एक्शन। हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। ये ब्रेकआउट 300 और 315 की तरफ भी ये स्टॉक को लेके जा सकता है। यहाँ पे 276 ये लेवल का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें जिनके पास भी पोजीशन है। और हमें लग रहा है कि जो ब्रेकआउट बना है ये काफी स्ट्रांग है और यहाँ पे 315 तक के अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो होल्ड करना चाहिए पोजीशन 276 के स्टॉप लॉस से। यानी कि अभी काफी दम है इसमें। आज का ब्रेकआउट काफी शानदार है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कुछ बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने लेके आते रहेंगे।
और जैसे मैंने दिन में भी कहा, मेरा तो मकसद ही रहता है कि मैं कम से कम दिन में 10 ही शेयर बताऊं आपके सामने, लेकिन 10 शेयर ऐसे होने चाहिए कि वो बिल्कुल कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो में चमक से लेके आ जाएं और आपको जल्दी फ्री कर दें, रखना ना पड़े, आपको जल्दी भी फ्री हो जाओ आप। खैर, इसी की एक कैटेगरी हमने ऑब्जर्व शुरू की है जिसको हम ऑप्शंस का चैंपियन कहते हैं। जल्दी लीजिए, फटाफट लीजिए और जल्दी फ्री भी हो जाइए। आइए देखते हैं ऑप्शन का चैंपियन। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जरा करते हैं बातचीत और उनसे समझते हैं कौन सा ऑप्शन उन्होंने चुना है। अगर उन्होंने 19,500 की कॉल और पुट नहीं देखी तो एक सवाल उनसे और भी लेंगे। आदित्य, पहले आप अपने जरा बता दीजिए आपकी रीडिंग क्या है, फिर मैं आपसे एक और सवाल भी पूछूंगा आज। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, इंडेक्स लेवल पे तो ट्रेंड काफी मिला जुला है, कहीं तेजी है कहीं मंदी है, ज्यादा मोमेंटम नहीं बन रहा है, बट स्टॉक में तेजी बनना चालू हो चुकी है। सीमेंट में काफी अच्छा तेजी है आज, तो एसीसी में ट्रेड करेंगे, 2000 का कॉल बाय करेंगे 78.30 और 2140 का कॉल सेल करेंगे, 23 चल रहा है। मैक्सिमम लॉस इसमें 16,690 है और मैक्सिमम प्रॉफिट 25,410 है। तो बुलिश ट्रेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुनाफा बनेगा। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको मुनाफा बनेगा। ये 2000 की कॉल लेनी है और उसके ऊपर जाने पे यानी कि जितना मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 150 रुपए, तो वहां से जाके आपको कॉल बेचनी भी है। तो आप जाते समय पैसा कमाएंगे, वहां से शेयर जब नीचे आएगा वहां से भी कमाएंगे। तो कॉल ऊपर की बिकी गई, नीचे की खरीद ली गई, तो दोनों का कुल मिला के अधिकतम मुनाफा 25,000 तक आ सकता है। लॉस भी 16,000 का। क्वांटिटी कम रखना, छोटा शेयर रखना, छोटा क्वांटिटी रखना, आप मतलब कम लॉट नहीं भरने, कम भरने आपको। एक आदित्य, जब आप हमारे साथ है ना तो मैं थोड़ा सा आपसे एक वर्क करवा लेता हूं। मेरे को ना जरा एक ऑप्शंस चेक करवानी है आपसे। 19,500 की कॉल 5 अक्टूबर वाली, आज है 3 तारीख, जरा स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। 19,500 की कॉल, ये 87 रुपए वाली, यस। ऐसे ही 5 अक्टूबर की पुट भी हो गई, 19,500 के पुट एक साथ स्क्रीन पर दोनों दिखा देना, मेरे को हटा दो। आदित्य, इसमें से ये कॉल चलेगी या पुट चलेगी या दोनों गल जाएंगी? जरा दोनों दिखाइए। एक 50 रुपए से के आसपास की, एक 85 की है, दोनों 100 से नीचे की है। कॉल खरीदूं, पुट खरीदूं या दोनों को राइट कर दो, दोनों गल जाएंगी? देखिए डिम्पी जी, टेक्निकली देखिए तो मेरे हिसाब से बाजार एक सपोर्ट पे आ चुका है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि एफआईएस का कंटिन्यूसली शॉर्ट एक्सपोजर बना हुआ है। तो हम ऑप्शन बाइंग, पर्सनली हम लोग ऑप्शन बाइंग तब करते हैं जब बाजार में अच्छा मोमेंटम है, हर तेजी पे और खरीदारी हो रही है, तब हम बाय करते हैं, भागते घोड़े पे चढ़ते हैं। पर अभी भागता घोड़ा नहीं है, नीचे से ट्रेंड बदल रहा है, तो हो सकता है कंसोलिडेट होके चले, तो उस केस में तो हमारा कॉल गल जाएगा। इस केस में हम ऑप्शन राइट करना पसंद करेंगे, मतलब पुट बेचना पसंद करेंगे। 19,500 का पुट अभी 50 रुपीज चल रहा है, उसको बेचा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 100, ये किया जा सकता है। मैं एक बार वेट करूंगा बाजार में ब्रेकआउट आने का, तो उसमें कॉल बाय करूंगा और पुट राइट करूंगा और लेवल रहेगा 19,750। एक बार बाजार 19,750 के ऊपर निकल गया तो बुल्स के कंट्रोल में आ जाएगा, वहां पे कॉल भी बाय की जा सकती है और पुट भी शॉर्ट की जा सकती है। बहुत ही सिंपल सी बात सर ने बता दिया। आदित्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एडिशनल हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आज और आपने इसका अच्छे से जवाब भी दिया। कॉल खरीदेंगे नहीं क्योंकि दम ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन हाँ बाजार टूटेगा भी नहीं, सपोर्ट पे खड़ा है, इसलिए पुट को बेचा जा सकता है। तो इसलिए अगर आप राइट कर रहे हैं, मार्जिन पूरा लगेगा लेकिन इसको बेचा जा सकता है। 50 रुपए आपके काम है, आ जाएंगे ये, बट आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखना क्योंकि मार्जिन पूरा लगेगा। 1 लाख रुपए लग जाएगा इसको राइट करने में। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने ऑप्शंस का ट्रेड रख दिया। अभिषेक? बिल्कुल, तो ऑप्शन का ये बेहतरीन ट्रेड। कुछ और स्टॉक्स जरा डिस्कस करते हैं और वेदांता पर एक राय आपसे चाहेंगे राजेश जी, क्योंकि शेयर ये 3-3.5% ऊपर है। हालांकि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो कर्ज वाली जो टेंशन है, करीब करीब 57,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, वो कैसे कम करेगी कंपनी, उसको लेकर सवाल है। 6 कंपनियों में जरूर ये कारोबार बांट रहे हैं। अब आगे चलकर हो सकता है कि स्ट्रेटजी ये हो कि इसमें से कुछ करके कुछ बिजनेसेस, कुछ एसेट्स अपने बेच दें और उसके जरिए कुछ पैसे जुटाए जाएं। लेकिन चिंता जस की तस है।
वेदांता में आप क्या सलाह देंगे? 210 रुपए का हमने लो भी देखा, वहां से थोड़ी थोड़ी रिकवर करके 235-40 के रेंज में ये शेयर आया। आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए डेटा में अगर हम इसको देखें तो 240 पे इसका मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, जहां पे मेजर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। तो यहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग का मूव 240-45 के क्रॉस होने के बाद ही बनेगा, और हमें लग रहा है कि ये पुल बैक जो बना है आज के सेशन में वापस यहाँ पे सप्लाई आते हुए दिखेगा। ऑन द अदर हैंड 220 का लेवल अगर ये वापस तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य डाउन साइड में 210-205 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में एक वीक जोन में ही है, पुल बैक जरूर बना है, क्योंकि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी थी, स्टॉक में एक रिएक्शन था, उसका एक पुल बैक बना है। हमें लगता है 240 के आसपास वापस अगर ये आता है तो वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 246 के आसपास। खैर हम आपको जानकारी इस बीच स्टॉक्स की, लेकिन इस बीच हमारे पास खबर ये आ रही है कि दिल्ली में शायद हो सकता है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस समय जिस समय मैं शो कर रहा हूं उस समय अगर आपको मैं स्टूडियो की तस्वीरें भी दिखा पाता तो शायद आपको महसूस होता। और अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूं, अगर वो कुछ हमारे यहाँ पे जो लाइटनिंग हिल रही है एक बार उसको जरा दिखा पाए तो प्लीज, एक बार अगर आप दिखा पाए तो। इस समय दिल्ली के अंदर भूकंप के काफी तेज झटके हैं। एक बार आप जरा मेरे स्क्रीन के ऊपर जितनी लाइटनिंग है आप उसको दिखाएंगे तो ये आपको काफी हिलते डुलते हुए काफी दिखेंगी। और ये मैं खुद बैठे बैठे फील कर रहा हूँ अभी इसी समय ही कि दिल्ली में जो इस समय भूकंप के झटके हैं वो काफी जोरदार है। अभी थोड़ी देर आप फ्लैश देखेंगे, तेज झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर में फील किए जा रहे हैं। और अभी आप थोड़ी देर में फ्लैशेस भी देखेंगे। और ये मैं बता दूं, ये अभी तक का पिछले 5-6 साल का सबसे लंबा झटका होगा जो कि बहुत देर तक आया है। तो दिल्ली में भूकंप के जो झटके हैं वो हम आपको सिर्फ फील करवा रहे हैं स्टूडियो से कि किस तरह से ये भूकंप के जो झटके आपको महसूस हो। और शायद हम पहले चैनल होंगे ऐसे जिसने इस तरह की कवरेज के साथ अपने ही कैमरा को लाइव एंकर्स को हटा के बकायदा स्टूडियोज की लाइट्स हिलती हुई आपको दिखाने का एक तरीका बताया और आपके सामने भी रखा। लेकिन मैं बता दूं इस समय भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में काफी तेज हैं। थोड़ी देर में आप फ्लैशेस भी देख पाएंगे इसकी, और ये आप नीचे फ्लैशेस देख पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफी जोरदार महसूस किए गए। मेरे सहयोगी अभिषेक भी हैं, मेरे को लगता है मुंबई से अभी दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली में नहीं, ये तो एक खैर आम बात सी रहती है कई बार। अभिषेक, आपका इस बार पहला एक्सपीरियंस स्टूडियो में बैठ के भूकंप के झटके का? मेरे तो निश्चित तौर पर बहुत तेज झटके, और तकरीबन देखिए हमें बातचीत करते 3-4 मिनट तो हो गए, अभी भी हल्की हल्की फीलिंग है। लेकिन ये कह सकते हैं कि बीच में अब से 1 मिनट पहले जब आप रियल कमेंट्री जब कर रहे थे ना तो वो झटका बहुत तेज था। अब एक बार ये पता चलेगा कि रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता वाला था, तब 5 होगा अभिषेक सकता। और क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, और दोनों दिल्ली में आप ही रहे हैं, और हम पहले भी दफ्तरों में इस तरह के झटके हम झेल चुके हैं, लेकिन शायद ये सबसे तगड़ा है, ये सबसे तेज झटका। और चैनल्स भी आए हैं इस चीज पर, और हम भी बोलेंगे कि हमने थोड़ा अपने लीक से हटकर ये काम करने की जहमत की कि हमने एंकर्स की तस्वीरें हटवा दी और सीधा आपको स्टूडियो से जो फील हो रहा था ना कि कैसे लाइट्स हिल रही है वो आपको एक फील करवाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे दोनों ही सहयोगी दिल्ली से दूर बैठे हैं, इसलिए मैं उन मेहमानों से वो फीलिंग तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं काफी जोरदार झटके भूकंप के दिल्ली एनसीआर में देखने को मिले। और हमारे यहाँ पे तो फायर जो अलार्म्स हैं वो भी बकायदा रिंग हो गए हैं। तो अगर आप कहीं भी हैं, सेफ्टी अपना रखिएगा दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके लगे हैं ये काफी तेज थे, और इसका एपिक सेंटर भी है वो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। और हम फर्स्ट चैनल थे जिसने महसूस न केवल महसूस किया बल्कि लीक से हटके आपके सामने बात रखी। अब आप देखेंगे ज्यादातर जगहों पर आपको ये फ्लैशेस ये आते हुए और महसूस होते हुए दिख रहे होंगे। और अभिषेक, अमूमन दिल्ली का जो जोन है वो सिस्मिक 4 के अंदर आता है, ये आते हैं, और नेपाल ही भूकंप का केंद्र है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का झटके लग रहे थे, तीव्रता 4.6 बताई जा रही, मेरा अनुमान था करीब 5 रिक्टर स्केल का तो होगा। देखिए 2-2.5 रिक्टर स्केल का भूकंप दिल्ली में आना आम है। महसूस कीजिए, अभी महसूस कीजिए, वो झटके थमे नहीं है, थोड़ी थोड़ी शेक अभी भी हो रही है। लेकिन अब से 2-3 मिनट पहले जब आप मार्केट की कमेंट्री कर रहे थे ना, उस वक्त धरती हिल रही थी।
बाजार तो थोड़ा हिला हुआ है ही खैर आज, लेकिन बहुत तेज। और एपी सेंटर यानी कि भूकंप का जो केंद्र है, बताया जा रहा है कि ये अभी खबर निकल के आ रही है कि वो नेपाल है। और काफी तेज झटके कहेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं। अब डिम्पी बता रहे हैं कि 5 तो कम से कम इसकी तीव्रता होगी निश्चित तौर पर। इससे 4.6 की तीव्रता का यह भूकंप रहा है। और काफी देर तक हम स्टूडियो में हम कैमरे को हिलते देखते रहे, लाइट्स जो लगी हैं वो हम हिलते हुए देखते रहे, और हम दोनों अपनी कुर्सियों पर डटकर कम से कम आपको खबर बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन हाँ, अलर्ट मोड में हम भी थे डिम्पी। अलर्ट मोड में आप यकीन मानिए, मैं तो बहुत ईमानदारी से सब चीजें रखने में बिलीव करता हूं। अगर ये 1 मिनट और आता तो मेरे को फिर ब्रेक लेना पड़ता। मैं आपको सच्ची से बता रहा हूं राजेश सर, अगर ये 1 मिनट और इस तरह से भूकंप के झटके रहते ना, तो देखिए इतनी दिलेर तो हम भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है ना। तो अगर ये 30 सेकंड या 1 मिनट और आते तो मैं भी कहता जी हाँ जी ब्रेक ले लेता हूं। राजेश जी जिंदा रहेंगे तो वापस मिल लेंगे ब्रेक के बाद भी, नहीं रहेंगे जिंदा तो मिलेंगे कैसे फिर। अंशुल जी सही कह रहे हो ना, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर क्या दिक्कत है। और आप कोई भी झटका आएगा पहले से पता हाँ राजेश जी कुछ कह रहे हो आप। होगा ये झटका, तो सावधानी तो बिल्कुल लेना चाहिए थे। और काफी आपने स्टूडियो में भूकंप के झटके होते हुए भी आपने कमेंट्री कंटिन्यू रखी, काफी सराहनीय है। अदरवाइज सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए कोई भी स्टूडियो से पहले निकल के बाहर जाएगा। हाँ राजेश जी ये कहते हैं ना कि देखिए कई बार जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, वो काल वाली बात बन जाती है वो। खैर राहत की बात है, हम आपको बिल्कुल ये लाइव इस वक्त सिचुएशन क्या है आंखों देखी और जो महसूस की हमने वो सारी की सारी चीजें आपको बताई हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अभी ये झटके थम गए हैं। अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी बरतनी इसलिए जरूरी होती है कि ये झटके कई बार रह के आते हैं। रह के आते हैं, कई बार क्या होता है कि झटके आए 5 मिनट बाद फिर से आएंगे, 10 मिनट बाद फिर से आएंगे। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन हम लेने की सलाह देंगे, और खासतौर से वो लोग जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन इलाकों में अगर आप रहते हैं, थोड़ी सी सावधान आप जरूर रहिए। और अभी फिलहाल तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं रही है, बट फिर भी अपनी सावधानी पूरी आप करके रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के बीच अगर हम बाजार की बात करें तो थोड़ी सी स्थिरता के संकेत हैं। 19,500 का स्तर बचा हुआ है। कंज्यूमर फाइनेंस वाले जो सेगमेंट है वहां पर हम थोड़ी सी रौनक देख रहे हैं। और आज जिन भी बड़े एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे उनका यही कहना है कि कम से कम दिवाली तक शायद इन स्पेसिस में आपको रौनक देखने को मिलेगी। एक और बड़े एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ है, फंडामेंटल एक्सपर्ट आज के। सोलंकी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सर आप उठा के लिस्ट अगर आप देखेंगे ना तो बजाज फिनसर्व इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है, 2% ऊपर। टाइटन में तेजी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, HUL, एशियन पेंट्स, कंज्यूमर वाले स्टॉक्स जहां पर तेजी है। आपको क्या लगता है कि कम से कम अगर किसी को न्यू ईयर तक अगर कुछ अगर स्टॉक्स खरीद के रखने हो अगर नए साल तक, तो कंज्यूमर, फार्मा ये शेयर ठीक है? जी गुड आफ्टरनून। जी डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल अभी आने वाले जितने बचे हुए महीने हैं इस कैलेंडर के वो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन चालू हो जाएंगे। तो इसमें डेफिनेटली कंजम्पशन हो गया, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, और जितने भी डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर के स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली सेक्टोरल टेलविंड्स काफी अच्छी रहेंगी इनके लिए, और इस यहाँ पे पोजीशन लेके और दिसंबर एंड तक डेफिनेटली रह सकते हैं। बैंकों का नुकसान सिर्फ बाकी रह गया। अभी निफ्टी के अंदर कोशिश तो कर रहे हैं निफ्टी किसी तरह से रिकवर करे, बकायदा डेज हाई पे बंद हो। देखिए अभी इतना दम तो नहीं लगता कि ये 700 आज में हो जाएगा या 650 पार करके आज में क्लोज कर देगा, बट हाँ एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के साथ क्लोजिंग करने की सिर्फ तैयारी भर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। मेरे को तो ऐसा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर। शेयर भी ढूंढ के निकालने पड़ रहे हैं और वो भी नहीं दिख रहा, ना तो कॉल चल रही है ना ही पुटे चल रही है। एज इट इज मार्केट जस का तस बना हुआ है। खैर एनी हाउ स्टॉक से ढूंढ लेते हैं, फिर कुछ और अगर मिल जाते हैं तो। एक दो शेयर राजेश सर मैं आपसे अंशुल जी आपसे पता करता हूँ।
ये बता रहे हैं सीरीज के अंदर ग्रेनुलस अच्छा चलेगा अक्टूबर के अंदर, सितंबर में इससे लक्षण अच्छे दिखने लग गए थे। आप बिलीव करते हैं अंशुल जी कि ग्रेनुलस को पूरे अक्टूबर के महीने में भी रखना चाहिए? ग्रैन्यूल्स थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, लेकिन वीवैप के आसपास सपोर्ट लेके कल रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन थी। आज अगर बाजार ठीक रहता तो इसको फॉलो थ्रू मूव मिल जाता, बट लग रहा है कि स्टॉक थोड़ी सी तेजी में है। और ओवरऑल देखें तो 3 अक्टूबर को जो हाई लो बना था, थोड़ा सी बड़ी सेलिंग कैंडल थी, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये प्रोबेबली 4-5 दिन और कंसोलिडेट करके उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो आपकी बात सही है कि अक्टूबर सीरीज के लिए इसको रख सकते हैं, बट मोमेंटम जो आएगा वो 4-5 दिन और कंसोलिडेट करने के बाद आएगा। 358 360 का लेवल है, इसके ऊपर एक बार जैसे ब्रेकआउट मिलेगा बहुत तेजी से मोमेंटम बनेगा। 374 पहला टारगेट रहेगा और ओवरऑल 390 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। तो कंसोलिडेशन एक 4-5 दिन का और मिल जाता है तो वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद इसमें तेजी लौट आएगी। ग्रेन्यूल्स को लेकर ये व्यू। कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम आज अच्छी रौनक देख रहे हैं वो है महानगर गैस का। जेफरीज की रिपोर्ट आई है और बड़े टारगेट्स इन्होंने महानगर गैस के लिए दिए हैं और यह बताया है कि वैल्यूएशन आकर्षक है। FY24 की जो आय है उसमें ठीक ठाक ग्रोथ का अनुमान है। 1100 रुपए पर शेयर ट्रेड करा, लेकिन लक्ष्य जो है 1300 रुपए से ऊपर के हैं और इसी चलते आज देख रहे हैं कि महानगर गैस भी चल रहा है। पीछे पीछे थोड़ी बहुत खरीदारी आपको गुजरात गैस में, IGL में भी आती हुई दिख रही होगी। राजेश जी, महानगर गैस क्या अभी भी लेना है इसको, महानगर गैस को? तो अभिषेक जी देखिए, काफी बड़ा मोमेंटम आज के सेशन में बना है। स्टॉक में जरूर एक ब्रेकआउट हुआ है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, डेली चार्ट पे भी वॉल्यूम एक्शन हुआ। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप के साइन बने और पूरे सेगमेंट में देखें तो IGL MGL दोनों में ही एक अच्छा मोमेंटम है। हमें लगता है यहाँ पे जो इसका अब नेक्स्ट हर्डल है हायर साइड पे वो करीब है 1135 1140 के जोन में, वहां तक भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अब जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। 1190 के 1090 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले और पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। और हमें लगता है कि अब ये 1090 के नीचे नहीं फिसलेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य 1130-35 की तरफ आते हुए दिखेगा। हमारा एक सेगमेंट है खबर गरम है, तो इस सेगमेंट के अंदर हमने कुछ बेहतरीन ट्रेड आपके लिए रखते हैं। वो एक्चुअली सारा जो डीलर बस चल रहा होता है ना, उनसे बातचीत कर पे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ब्रोकिंग हाउस में बात किया तो उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे कौन सा शेयर चल रहा है, उसमें क्या खबर है, अच्छा सौदे पंच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी तो हम जिसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो खबर आपके सामने लेके आते हैं। पूर्वांकरा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, फुटवेयर शेयर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। शरद ने भी आपको बहुत सारे शेयर दिए। आज शरद ने मेहनत वो वापस से की हुई है। आइए फटाफट से उनसे पता कर लेते हैं उन्होंने कौन से शेयर ढूंढे। शरद के साथ देखते हैं खबर गरम है। जी बिल्कुल डिम्पी, आपने बहुत सही कहा। हमारी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है खबर गरम है सेगमेंट में, और हमने जो है आज बात की 2 डीलर्स से, और इम्पोर्टेंटली जो है वर्ल्ड कांग्रेस की जो है बड़ी कॉफ़ी कांग्रेस हुई थी लास्ट वीक, वहाँ के भी लोगों से, सप्लायर से हमारे बात की। जो 2 सोर्सेस से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने मिल रही है फॉरेन बायर्स को लेके। याद रखिए कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है 80 to 90% बल्क कॉफ़ी की। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड कॉफ़ी कांग्रेस हुआ था और 1 तारीख को वर्ल्ड कॉफ़ी डे भी हुआ था, तो इस डेट पे जो है कंपनी एग्जीबिशंस में गई थी और वहाँ पे जो है एक अच्छी रिस्पॉन्स जो है फॉरेन बायर्स से देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आज दिन के ट्रेड में HNI बाइंग भी जो है सेगमेंट में देखने मिल रही है। वॉल्यूम 6 टाइम्स हो गए उनके 20 डे एवरेज पे, और अगस्त में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन वहाँ के लो से अभी जो है स्टॉक 11% ऊपर है। और ओवरऑल देखा जाए तो आगे जाते हुए कंपनी की जो एग्रेसिव कैपेक्स एक्सपेंडिचर है नए नीश में जाने के लिए, नए जोग्राफिक सेगमेंट में जाने के लिए, वो जो है ग्रोथ के री-रेटिंग ट्रिगर्स बन सकते हैं। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट खबर यही है कि जो वर्ल्ड कॉफ़ी कांग्रेस आई है बेंगलुरु में जो लास्ट वीक हुई थी, वहाँ से अच्छी इंटरेस्ट जो है आपको बायर्स से देखने मिली है। प्रोडक्ट हो गया, एक खबर है कॉफी से जुड़ी हुई कंपनी है, काफी शानदार चलती है, इसके अंदर प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहता है। एक काम करते हैं, जैन साहब से जरा पता कर लेते हैं। अंशुल एक बार जरा चेक करना CCL प्रोडक्ट, ये टेक्निकली कितना ठीक लग रहा है। फिर मैं जरा सोलंकी जी के पास भी जाऊंगा, जरा इनसे ना चाय, कॉफी और राइस और शुगर,
इनमें से कौन सा सबसे अच्छा सेगमेंट है जहां पे अभी वैल्यू है वो पता करेंगे, लेकिन पहले आप सीसीएल प्रोडक्ट चेक कर लो सर। सीसीएल प्रोडक्ट में 5-6 दिन की कंसोलिडेशन का बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम पिछले 8-9 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है और एक छोटा सा कप हैंडल पैटर्न भी है डेली चार्ट पे। उसका ब्रेकआउट 685 के ऊपर है, तो यहाँ से स्टॉक बहुत आराम से 680-85 तक चला जाएगा। 685 जैसे निकलता है इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी, 800 सवा 800 रुपए का टारगेट आएगा। और बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो भी स्टेज 2 अप ट्रेंड में है, उनमें से एक सीसीएल भी है, तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बुल रन में पूरा फायदा मिलेगा 800-825 तक के लिए। ओके ठीक है, सीसीएल प्रोडक्ट को भी आप होल्ड कर सकते हैं। बकायदा जो स्टॉक्स पे हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना, वो बकायदा उसके हम स्टैंपिंग भी कर रहे हैं। बाइंग ऑन डिप्स, बाय, सेल, होल्ड, इन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं, इसलिए आप उन सबको अच्छे से गंभीरता से एक बार जरा देख लीजिएगा और जहां लगे कि सौदा मेरे काम का है वहां पे आप उसको टिक करके आगे बढ़िए। सोलंकी जी, ये जो सारा खाने की कॉमोडिटीज हैं, शुगर, राइस, कॉफी, है ना, इन सब में से आपको सबसे बेहतर एरिया या सेगमेंट में पूछूंगा कौन सा अच्छा लगता है जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट हो आपके पास? जी, जैसा कि आपने बोला कोई कमोडिटीज है तो ये डेफिनेटली सिक्लिकल पैटर्न दिखाएंगे और पीरियड डिफरेंट साइकिल्स में। लेकिन मेरा इसमें जो बेस्ट सेक्टर होगा वो शुगर होगा, बिकॉज यहाँ पे ये डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी देता है। जैसा गवर्नमेंट का एथेनॉल के ऊपर पुश है, तो डिस्पाइट शुगर बीइंग सिक्लिकल एंड कंट्रोल्ड कमोडिटी, यहाँ पे एथेनॉल जो है वो एक कुशन देता है कंपनीज के लिए बेटर जो इनकी अर्निंग्स है उनको करने के लिए। यहाँ पे शुगर सेगमेंट में काफी प्रॉमिसिंग है और जैसे जैसे जो परसेंटेज ऑफ ब्लेंड अपना पेट्रोल में इंक्रीज होता जाएगा तो वहां पे एथेनॉल कंजम्पशन इन वॉल्यूम टर्म्स में वहां पे भी ग्रोथ इसकी आएगी, तो वो एक बेटर प्रोपोजिशन रहेगा। लेकिन कमोडिटी बेसिकली सिक्लिकल नेचर है, तो उसमें डेफिनेटली आपको वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल कंजम्पशन स्टॉक जैसा कि आईटीसी या एचयूएल है उससे थोड़ी ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन है उन सभी कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स पे जहां पे सोलंकी जी की अपनी रीडिंग जो कह रही है उन्होंने आपके सामने रखी। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अनुराग जोशी, उन्होंने बताया था कि निरमा बाय कर सकता है ग्लेनमार्क के इंश्योरेंस कारोबार के अंदर। तो ऐसी कुछ खबर लेके आए थे वो ग्लेनमार्क लाइफ के बारे में। अब उनके पास इसी से जुड़े हुए एक एक्सटेंडेड खबर और है कि निरमा कुछ और भी कर रहा है, तो उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जरा समझ लेते हैं। अनुराग जरा बताएं अब क्या है इस खबर से जुड़ा हुआ, इसका एक्सटेंशन क्या है? एक बॉन्ड इशू के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है, जिसका वह प्रयोग ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में भागीदारी खरीदने के लिए उपयोग करेगा। निरमा इस सिलसिले में कुछ मर्चेंट बैंकर्स के साथ बातचीत कर रहा है और ये जो बॉन्ड इशू है इसका टेनर 5 साल है और 8 से 8.5% इसके कूपन आकी जा रही है। अभी पिछले ही महीने निरमा ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 75% भागीदारी खरीदी थी और ये भागीदारी ग्लेनमार्क फार्मा से खरीदी थी। अभी ग्लेनमार्क फार्मा एक सल्डाना फैमिली के अधीन है और इस सल्डाना फैमिली ने ये निर्णय लिया था ये साल की वह ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में ग्लेनमार्क फार्मा का ये भागीदारी बेच देंगे और इसके लिए कई बायर्स के साथ उसकी बातचीत हुई थी जिसमें निरमा भी शामिल था। ग्लेनमार्क फार्मा की अभी भी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 7.84% भागीदारी ये निरमा के स्टेक खरीदने के बाद भी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी डिटेल हमारे तक रखने के लिए। तो इस खबर का अभी तो हालांकि फौरी तौर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए भी, लेकिन जो एक इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी इस निरमा डील के साथ एक बार तो आ ही चुका है, लेकिन एक्सटेंशन न्यूज़ थी तो इसलिए हमने आपके सामने बैक टू बैक वो खबर रख भी दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक शेयर जरा पता करते हैं। आरबीएल बैंक पे मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में थोड़ा ठीक लग रहा है। राजेश सर एक बार जरा आरबीएल बैंक चेक करोगे, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको?
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहने का मेरा मतलब है कि 10 दिन में भी पैसे देके जा सकता है और 2 महीने में भी देके जा सकता है। तो जी हमें लगता है कि यहाँ पे छोटे बैंक मिड कैप बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और उसमें आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक के तीनों बैंक एक स्टेबल यहाँ पे परफॉर्मेंस डिस्प्ले करते हुए दिख रहे हैं। आरबीएल बैंक को अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले वीक में ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4-5 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा था। आज का फॉलोअप मूव ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग बनी हुई है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसमें बने थे जुलाई 2023 में, उसके भी आज लेवल को सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बिल्कुल आरबीएल बैंक में बने रहना चाहिए। यहाँ पे पोजिशनली 285-290 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। छोटे मोटे गिरावट में बाय एंड एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 242 के आसपास। ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स, बाय, होल्ड तीनों के लिए है ये, इसलिए हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने आप ही पता कर लिया था आपसे। जिनके पास पोजीशन पड़ी है उनको लगाना है होल्ड। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा शेयर, थोड़ा चला हुआ शेयर, मैं इसको नहीं लूंगा, थोड़ा डिप पे आके लूंगा, तो मैं डिप के लेवल में बता देता हूँ। इसका 200 दिनों का एवरेज वीकली चार्ट पे ब्रेक हुआ था 220 के बाद। तो आपको लग रहा है 10 रुपए नीचे लेना है, 10 रुपए नीचे ले लो। किसी को ऐसा लगता है नहीं सर मैं 10-20 रुपए के चक्कर में नहीं जाना चाहता, मेरे को सिर्फ ये बताओ शेयर को प्लस करना है कि नहीं और मैं रख सकता हूं, तो उसका जवाब है हाँ, उसमें बाय की स्टैंप लगाओ। तो होल्ड, बाइंग और डिप्स ये सब कुछ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हमने रख दिया आरबीएल बैंक पे। ठीक है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ शेयर और पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मोमेंटम मार्केट का। मेरे को जरा कैश के शेयर्स में जरा इंटरेस्ट है क्योंकि इंडाइसिस से शेयर्स में कुछ मजा नहीं आ रहा है। पीसीबीएल एक फिलिप्स कार्बन नाम की कंपनी है, पीसीबीएल है उसका नाम हो गया, पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड हुआ करता था, एक बार जरा लेके आइए, 6% ऊपर है। सोलंकी जी आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं क्या? एक ये एंसलरी है जो कि टायर से जुड़ी हुई कंपनी है, मतलब उनके लिए कार्बन ब्लैक बनाती है ये, आप इसको ट्रैक करते हैं तो फिर जरा बताइए, अगर नहीं तो फिर मैं टेक्निकल्स का व्यू लूं। तो कंपनी को ट्रैक नहीं करता है। नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, ये एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। मैं इस पे जा रहा हूं जरा वीकली चार्ट पर। वीकली का इसका ब्रेकआउट हुआ और जो ब्रेकआउट हुआ 158-160 का हुआ, उसके बाद से शेयर ने 20 रुपए जोड़ लिए जिसमें से 11 रुपए आज के हैं। अंशुल जी ये शेयर और कितनी बढ़त दिखाएगा? कोई डिप मिलेगा वापस एंटर करने के लिए या फिर ये हाथ से निकल चुका है लोगों के? जिसको हमने अपने क्लाइंट को सुबह ही आज सुबह बाई कॉल दिया है 190-75 के टारगेट के साथ 175 रुपए में बाई दिया है, और डेली चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना है जस्ट 179 पे। तो ब्रेकआउट के थोड़े पहले क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, अभी तक लगभग 11 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है, इसलिए हमने थोड़ा प्रीएम्प्टिव बाई दे दिया था 175 पे। 179 पे इसका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, टारगेट इसका 220 रुपए बनता है। प्रोबेबली हमको फ्राइडे तक जिस हिसाब से मोमेंटम आया है, फ्राइडे तक हमको इसमें 220 के लेवल मिल सकते हैं, नहीं भी मिलते हैं तो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी करना चाहिए। 220 इसका एक पेसिमिस्टिक टारगेट होगा, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है 275 से 280 का टारगेट बनता है। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, 5 से 8 दिन का मूव पकड़ के चलना है, तो 220-225 का टारगेट लेके इसको यहां भी बाई कर सकते हैं। यहां भी बाय करें। आपने भी अपने क्लाइंट्स को आज ही बाय कराया 175 पे, तो हमने कोई बहुत महंगा आपसे नहीं पता करवा रहे हैं। अंशुल जैन ने अपने क्लाइंट्स को 175 पे दिलवाया, हम आपको 180 भी दिलवा रहे हैं। अंशुल जी हम शेयर सही निकालते हैं क्या? शेयर का हमारा सिलेक्शन भी ठीक है ना? जी सर, एकदम सही सिलेक्शन है, क्योंकि प्राइस वॉल्यूम देख के आप भी ट्रेड करते हैं, प्राइस वॉल्यूम देख के हम भी ट्रेड करते हैं, तो इसलिए अपनी वॉच लिस्ट मैच कर जाती है। ये हुई ना बात, प्राइस और वॉल्यूम को राजेश सर तो मानते ही है। राजेश सर आपने बताया था ना, प्राइस और वॉल्यूम आत्मा और शरीर होते हैं, प्राइस आत्मा, वॉल्यूम शरीर। राजेश सर तो ये सत्य है, इस मार्केट में प्राइस और वॉल्यूम ये दो ही चीजें से बाकी सब चीजें डिराइव होती है, तो इन पे तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए और इसके बेसिस पे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। बिल्कुल यही सत्य। वाह, सुन आज मार्केट में थोड़ा आध्यात्मिक वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल से यही सत्य है। बिल्कुल बढ़िया, जबरदस्त
जवाब आपकी तरफ से आया। एक काम और करता हूं, जरा मैं सोलंकी जी से एक सवाल और ले लेता हूं। सोलंकी जी, जैसे मान लो मेरे को किसी का पोर्टफोलियो बनवाना हो, एकाएक कोई आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे से पूछा कि मेरे को पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करना है, तो मैंने उससे कहा कि रिलायंस और एचडीएफसी तो आप ले लो, तो मैंने उसको सही सलाह दी है इस रेट पर या फिर मैंने उसको गलत सलाह दी है? अगर आप कह रहे हैं गलत सलाह दी तो मैं भी फोन करके उसको मना कर दूंगा, भाई एचडीएफसी और रिलायंस मत लेना। जी, दोनों लार्ज कैप में एचडीएफसी की जहां तक बात है तो वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गई है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये स्टॉक ऐसा था जो 4 टाइम्स ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, जो कि आज गिर के काफी नीचे आ चुका है। तो वैल्यूएशंस यहाँ पे एंटर करने लायक है, लेकिन रिकवरी जो है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो होल्डिंग पीरियड जो आपका है ये दोनों स्टॉक में थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी इमीडिएटली नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर में हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो रिकवरी आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली एंट्री पॉइंट के हिसाब से ये सही है। या फिर आप स्टैगर्ड मैनर में इसको इन्वेस्ट करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ्स 4 मंथ्स में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक 1500 रुपए के आसपास के भाव हो गए और 1600 साढ़े 1600 की रेंज में जब ये शेयर था, तब से हम बात कर रहे हैं कि ये शेयर में कमजोरी कब थमेगी, कब वो बाइंग वाला लेवल आएगा। अब तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से स्ट्रांग बाय की रिकमेंडेशन आ रही है। आज सुबह के सत्र में हम संजीव भसीन से बातचीत कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि आपको रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इस भाव पे जरूर लेना चाहिए। लेकिन बैंकिंग की अगर बात करें तो जो छोटे साइज वाले बैंक हैं वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। छोटे से थोड़े से बड़े की अगर हम बात करें, पीएनबी हालांकि छोटा नहीं कहेंगे, लेकिन पीएनबी में भी आज 4% के आसपास के अच्छे मूव्स हैं। और अगर महीने भर की बात करें तो 22-24% ये शेयर चल चुका है पीएनबी का। 83 रुपए का भाव है ये। पहले हमने 90 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको रेकमेंड होते हुए देखा है। राजेश जी, पीएनबी आज की तेजी आपको क्या संकेत दे रही है, क्योंकि 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह शेयर पहुंच गया है। क्या इसको बीटीएसटी करके जाए पीएनबी को? अभिषेक जी, बिल्कुल करना चाहिए बीटीएसटी, और ये स्टॉक में काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। और जिस तरीके से सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक में, छोटी मोटी जो भी डिप आ रही है वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट एक ऑलरेडी एक बाइंग मोड में, तो हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे पीएनबी अब 90 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल ओपन रखें, 80 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। ठीक है, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस, 90 रुपए का लक्ष्य पीएनबी के लिए। लेकिन बुरी खबरों की चलती या फिर कहें कि कुछ नेगेटिव खबरों के चलते जो शेयर कमजोर है, उसमें एमसीएक्स को आप देखेंगे। जब से अपडेट आया है कि सेबी ने इनको रोक दिया है अपना नए सिस्टम पर जाने से 3 अक्टूबर से, उसके बाद से शेयर ये कमजोर है। 1954 रुपए का भाव हो गया, यानी कि अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो तकरीबन 200 रुपए के आसपास का फॉल है एमसीएक्स में। डेल्टा कॉर्प, इनको करीब डेल्टा कॉर्प और एक सब्सिडरी कंपनी को मिला लें तो करीब 16,000 करोड़ रुपए की जीएसटी बकाये का नोटिस मिला था। हालांकि कंपनी ने कहा था कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, इसको हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, लेकिन सेंटिमेंट का खेल है बाजार और ये शेयर भी टूटा। 137 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। वायदा बाजार के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल हैं ये। सोलंकी जी, अगर डेल्टा कॉर्प अगर अभी भी कोई होल्ड करके बैठा हो किसी उम्मीद में कि शायद रिकवर होगा, या फिर बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि अच्छा ठीक है नीचे आए तो एवरेज कर लेते हैं, आप उनको किस तरह से गाइड करेंगे? कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि डेल्टा कॉर्प में क्या करें तो आप सलाह क्या दे रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से जो गवर्नमेंट का स्टैंड है इस सेगमेंट के ऊपर, इस पूरे सेक्टर के ऊपर, उसको गवर्नमेंट के अगर नजरिए से देखें तो गवर्नमेंट उसको एक सिन गुड्स के टाइप से देख रही है। और वहां पे जितना वो लोग कोशिश करें कि डिस्करेजिंग काइंड ऑफ पॉलिसी स्ट्रक्चर हो या टैक्स स्ट्रक्चर हो, उस टाइप का इन कंपनीज के लिए रखें तो डेफिनेटली, और गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है जो अपनी यूथ है या यंग पॉपुलेशन है उनको इस तरफ अट्रैक्ट होने से, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव जो इसमें हेडविंड्स हैं वो बरकरार रहने वाली है। तो इसमें फिलहाल इस सेक्टर से पूरे कंप्लीटली दूर रहना ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डेल्टा कॉर्प को लेकर ये भी बाजार बंद होने में 7 मिनट के आसपास का समय रह गया है। लेकिन अगर आप इंडेक्स को देखेंगे ना तो बहुत आपको लेवल में चेंज नहीं दिखेगा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट संकेत उतने कमजोर नहीं है, लेकिन 19,500 के नीचे भी गया था ब्रीफली,
उसके आसपास ही है बाजार। निफ्टी बैंक थोड़ा सा संभला जरूर है, लेकिन चूंकि कुछ बड़े शेयर्स ने प्रेशर बनाने का काम किया है, उसके चलते हमने कमजोरी देखी है निफ्टी पर ज्यादा। निफ्टी बैंक पर थोड़ा सा कम है, निफ्टी पर थोड़ा सा ज्यादा है। एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर जरा हम व्यू ले लेते हैं। क्रूड जब $90 के आसपास जब आया है ना, तो ओएमसीज के लिए फायदे की बात होती है। हालांकि ओएमसीज में भी जिन कंपनी का थोड़ा सा रिफाइनिंग वाला बिजनेस है ना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसको जरा समझते हैं। बीपीसीएल आज आपको कमजोर दिखेगा, करीब करीब 1.5% के आसपास की इसमें नरमी है। एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल का शेयर शुरुआती जो गेंस थे उसको गंवा के अभी बाकायदा लाल निशान में नीचे चला आया है। बीपी, एचपी, आईओसी, ओएनजीसी, राजेश जी कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक ये तीनों ही जो है एक रेंज में ही फंसे हुए हैं। हालांकि इनका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड में है। बीपीसीएल को देखें तो ऑलमोस्ट अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये टूटता है तो यहाँ पे फर्दर वीकनेस आते हुए दिख सकती। तो बीपीसीएल पे तो व्यू अभी एज सच बुलिश नहीं है। हिंद पेट्रो की अगर हम बात करें तो हिंद पेट्रो में भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ही ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है। ऑलमोस्ट स्टॉक अपने क्रूशियल सपोर्ट जो कि 250-51 की रेंज में, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी अगर ये 251 के लेवल को तोड़ता है तो इसमें भी एक डाउनसाइड ओपन होते हुए दिखेगी। वो स्टॉक को फिर 230-225 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एज सच चार्ट पैटर्न अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में विद नेगेटिव बायस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एचपीसीएल इसको अवॉइड करने की सलाह है। आयशर 3.5% अब ये नीचे है। कमजोरी इसमें शुरुआती सत्र में जो थी, फ्यूचर्स में ज्यादा गिरा है। अगर आप कैश में देखेंगे थोड़ा सा कम गिरा है, फ्यूचर्स में 3.5% नीचे है। क्या संकेत इसे लेने चाहिए? क्या प्रेशर और बढ़ने के संकेत है इसमें? आप देखिए 3.5% फ्यूचर्स में, कैश का भाव भी जरा अगर आप लेके आएंगे ना तो थोड़ी सी आपको इसमें चीजें साफ होंगी। अंशुल, आयशर शेयर क्या ये और गिरेगा? क्योंकि देखिए इसके अगर हम खिलाफ कहें तो जो आंकड़े जारी किए हैं इन्होंने सितंबर की बिक्री के, वो थोड़े से कमजोर हैं। और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन इंटेंसिफाई हुआ था बजाज ट्रायम्फ के करार वाली बाइक से, हीरो हार्ले वाली करार के बाइक से, वो शायद थोड़ी सी और बढ़ सकती है। और मार्केट शेयर को तो निश्चित तौर पर वो डेंट कर रही है, दिख भी रहा है ये। अंशुल जी। जी सर, देखिए आइशर मोटर में एक बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है और सरप्राइजिंगली वॉल्यूम काफी हैवी है। यहाँ पे एक सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। 3320 का एक लास्ट सपोर्ट है। अगर 3320 टूटता है तो फिर इसमें नियर वर्टिकल फॉल आती हुई दिखेगी। 3170 इमीडिएट टारगेट रहेगा और इसके नीचे निकलते हैं तो 3070, ये दो टारगेट रहेंगे। बेयर फ्लैग पैटर्न है, तो अगर लॉन्ग से तो एकदम एग्जिट कर लेना चाहिए। शॉर्ट करना है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। 3320 जैसे ही निकलता है वैसे ही शॉर्ट इनिशिएट कर लेना चाहिए। आयशर को लेकर ये व्यू। राजेश जी फटाफट आप आयशर के साथ साथ लगे हाथ ना टाटा मोटर्स भी चेक कर लीजिए। शुक्रवार को जिस रफ्तार से शेयर ऊपर गया था ना, आज हम देख रहे कि आधी तेजी तो उसके ऑलमोस्ट इसने गंवा दी है। 620 रुपए के आसपास का भाव है। क्या ये वो शेयर है राजेश जी जो डिप्स पर खरीदना है, ऊपर जाने पर ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है? अभिषेक जी देखिए, स्टॉक का ओवरऑल बिहेवियर देखे, टेक्सचर देखे तो एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक प्राइस में अटका हुआ दिख रहा है। स्टॉक 600 से लेकर 640 के बीच में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। अभी जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक हायर साइड से दबाव बना है। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसका 610-605 के आसपास है। अगर वहां पे आता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने देखा है कि 600 के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक ने पुल बैक दिया है। तो थोड़ा सा डिप का वेट कर ले। 605 के आसपास अगर स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहां पे बाय करने की सलाह है। बाजार को लेकर, टाटा मोटर्स को लेकर माफ कीजिएगा, ये व्यू। बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में शुरुआती सत्र में हमने देखा था कि फेडरल बैंक को, एक्सिस बैंक को छोड़कर सारे के सारे शेयर कमजोर थे। कम से कम वो स्थिति थोड़ी सी ना बदली है।
अब ज्यादातर जो शेयर है हर निशान में कारोबार कर रहे हैं और यही रीजन है कि आप देखेंगे कि जो 300-350 अंकों के आसपास की कमजोरी थी वो घट के अब 250 अंकों के आसपास की रह गई है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक को लेकर। आज ये शेयर करीब करीब 1.25% कमजोर है और इसने क्या किया ना कि पूरे निफ्टी बैंक को ऊपर नहीं आने दिया। आप देखेंगे निफ्टी बैंक 200 अंक कमजोर है। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक यहां से आज कमजोरी रही, करीब करीब 1.25%। ये दोनों के दोनों बैंक कमजोर हुए हैं और अगर वेटेज अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा वेटेज इन दोनों ही शेयरों का है निफ्टी बैंक में। तो यहां से थोड़ी सी बाजार के लिए चिंता रही। अगर आप चलने वाले शेयरों की बात करें तो बजाज फाइनेंस 2% चढ़ा है। एल&टी को लेकर नए सीएमडी आए हैं, कुछ उनके एनकरेजिंग कमेंट्स हैं कि फ्यूचर रेडी रहे, हमारे पास जबरदस्त ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन को लेकर दिक्कत नहीं है। तो एल&टी के शेयर में हमने 1.5% के आसपास की तेजी देखी। बजाज फिनसर्व 1.25%, टाइटन 1.25%, अडानी पोर्ट्स में 1% के आसपास की तेजी रही। एसबीआई ने शुरुआत कमजोर की थी लेकिन डे हाई पर यहां पर हम क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं, करीब करीब 0.25% के आसपास की बढ़ोतरी एसबीआई के शेयर में है। और अल्ट्राटेक में हम देख रहे हैं कि नंबर इनके अच्छे आए थे, सितंबर के जो उन्होंने अपडेट जारी किए वो नंबर ठीक ठाक थे, लेकिन 0.5% ही ये शेयर आज हमें चलता हुआ दिखाई दिया। एशियन पेंट्स जहां पर शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बाजार बंद होते होते ऑलमोस्ट सारी की सारी तेजी एशियन पेंट्स ने गवा दी और ये शेयर सपाट हम कह सकते हैं कि बंद हो जाए और मामूली सी तेजी है 0.2% के आसपास की। तो अच्छी चीज आज के सत्र की रही कि निफ्टी ने 19,500 को होल्ड किया। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो 116 अंक, हालांकि 20,000 के बेस पे ये 0.5% की गिरावट, इसको गिरावट नहीं कहनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बाजार को संघर्ष हो रहा है क्योंकि बड़े जो वेटेज वाले शेयर हैं वो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनसे आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिला। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सोलंकी जी, पालविया जी और अंशुल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको कल की तैयारी करवाएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं।